हेलो। नमस्कार। मैं हाजिर हूँ सूचना और मनोरंजन के रूप में आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मनोरंजन के तौर तरीकों से आए क्रांतिकारी क्रांतिकारी तथाकथित क्रांतिकारी बदलावों की ज़मीन से उपजा है। समुदाय, व्यवस्था, राज्य की ओर से सहयोग अनिश्चित होता जा रहा है। जनता या पब्लिक स्पेस के बीच से थिएटर या रंगमंच दूर होता जा रहा है। नमस्कार। मैं हाजिर हूँ बातचीत के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में थिएटर क्यों, किसके लिए, इसकी ज़रूरत क्या है, आखिर कोई थिएटर करता ही क्यों है, या आखिर कौन सी ज़रूरत एक दर्शक को थिएटर के बीच में ले जाती है। मैं बहुत कुछ इतिहास में नहीं जाऊंगा और किसी ऐतिहासिक या मैथोलॉजिकल रेफरेंस की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब आपको तमाम किताबों में, तमाम ग्रंथों में सहज उपलब्ध है। और कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मुझे लगता है कि आपसे बात करना ज़रूरी है और मुझे भी संतोष मिलेगा। दूसरे हिस्से में दर्शक की भूमिका, दर्शकों को इस्तेमाल किए जाने की बात। दर्शक किसी भी रूप में हो, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे वो सिनेमा के हों या टेलीविज़न के हों, या अब आपके सेल फोन की स्क्रीन के दर्शक हों, उन पर बात करूंगा। एक अजीब सी बात है कि इस समय जब पैंडेमिक कोरोना की मार है, मार तो तमाम तरह की है। हमें अपने आप से काट देने के हमले हो रहे हैं, हमें मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देने की बातें हो रही हैं। जीवन का, संस्कृति का, सपनों का, हमारे रहन सहन का, हमारी आदतों का, जिस तरह से कुछ शक्तियां अतिक्रमण कर रही हैं, उन्हें बदलने की चेष्टा कर रही हैं। ऐसे में रंगमंच के लगातार पोषित, विकसित और जिंदा रहने का सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है। ये सवाल नए दौर में आए ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, सूचना और मनोरंजन के रूप में आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मनोरंजन के तौर तरीकों से आए क्रांतिकारी तथाकथित क्रांतिकारी बदलावों की ज़मीन से उपजा है। समुदाय, व्यवस्था, राज्य की ओर से सहयोग अनिश्चित होता जा रहा है। जनता या पब्लिक स्पेस के बीच से थिएटर या रंगमंच दूर होता जा रहा है, या दूर कर देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, या बाध्य हो रहा है। हिंदी नाट्य जगत में ये निराशा का वातावरण क्यों है? समकालीन जीवन और समाज के द्वंद्व पकड़े और व्यक्त किए जा रहे हैं नहीं। रंगमंच
हमारी जिंदगी का प्रतिरूप रह गया है कि नहीं, हमारी जिंदगी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। रंगमंच में कितना मनोरंजन हो, उसकी ज़रूरत है या नहीं, या विचार की कितनी ज़रूरत है, या दोनों की। रंगमंच में विचार और मनोरंजन का संतुलन कैसा हो, मानवीय, संवेदनशील और जनपक्षधर हस्तक्षेप कैसा हो, जो अपनी सीमाओं से मुक्त होकर उन्हें लांघ कर एक नई सीमा बनाता है। ये अतिक्रमण नहीं है, वो परिभाषा से मुक्त नहीं बल्कि परिभाषा को ही मुक्त करता है। क्या इन सब चुनौतियों के बीच थिएटर समुदाय या थिएटर कम्युनिटी को सामूहिक रूप से, मौलिक रूप से पुनर्गठित होकर काम करने की ज़रूरत है या नहीं, या हर कोई अपने अपने द्वीप में, अपने अपने आइलैंड में रहे। ये किस तरह से संतुलन हो, हम नितांत स्वार्थी हो जाएं, अपने आइलैंड में रहें, अपने घर में रहें, या हमारा इंसान इंसान से कोई नाता है तो उसे हर अवसर पर, हर मौके पर रेखांकित करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे बात करना एक तो विषय से अलग हट के बात कह रहा हूँ कि मैं थिएटर करता हूँ तो सामने दर्शक होते हैं और मंच पर अभिनेता, उसी की आदत है। और सेल फोन में, मोबाइल फ़ोन में अपना ही चेहरा बार बार देखना बहुत झेप पैदा करता है और ये अजीब सा लगता है कि मैं ही देखे जा रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। और रंगमंच को आप अगर थोड़ी गहराई से जानने की चेष्टा करेंगे तो सारा खेल एक ऐसे इमेजिनेशन के बारे में है जो कि रियलिटी को, सच्चाई को, यथार्थ को सामने रखता है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप सबसे बात कर रहा हूँ। हालांकि एक तरफा संवाद है जिसकी मुझे आदत नहीं है, एक तरफा बात है ये और संवाद की आदत है, लेकिन फिर भी शुरुआत में मैंने कुछ बातें बताई, कुछ सवाल कि रंगमंच को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, बांग्ला भाषा में कहावत है, ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन के सवाल पर अक्सर वहाँ कहा जाता है, छेले भालो होले मैं निये जावे, खूब भालो होले अमेरिका के लिए नेबे। यानी सुंदर लड़का होगा तो कोई लड़की ले जाएगी और बहुत अच्छा हुआ तो अमेरिका ले जाएगा। ये किसी भौगोलिक दायरे से काबिल लोगों के पलायन या विस्थापन की बात नहीं है, बल्कि उस सेंसिटिव वर्ल्ड से अलग हटकर नए रास्तों पर चलने की बात है। जिंदगी जीने का तरीका थिएटर जो हो सकता था, है या होना चाहिए, वो ब्रेन या इंटेलेक्ट किसी और रास्ते पहुंच रहा है। एक दिन हमारे एक बौद्धिक और पत्रकार मित्र हैं, उनको ये सुनकर बड़ा अजीब लगा और सुखद भी लगा कि मैं रिहर्सल में हूँ, नाटक के रिहर्सल में। बेशक रिहर्सल किसी आर्ट फॉर्म में किसी के होने की बात या किसी भी आर्ट डिसिप्लिन में होने की बात बहुत सीमित लोग की बात है,
छोटे और अजीब द्वीप की बात, यानी अजीब लोगों की बात, कि कोई कैसे रिहर्सल में कैसे कोई हो सकता है। तेज और बहुत तेज भाग रहे समय में अपनी शिनाख्त जाहिर करने के लिए सबसे तेज चल रहे लोगों के बीच में रिहर्सल में होना विचित्र लगता ही है। लेकिन रंगमंच या थिएटर का इलाका इतना खुला हुआ है, संवेदनशील और इमोशन से भरा हुआ है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिटेड या नो एंट्री जैसी बात नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो थिएटर की ओर आने वालों की तादाद कितनी कम है। कैरियर की बात छोड़ दीजिए, आप देखें कि थिएटर करना जो मेरा अनुभव है, और मैं एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं थिएटर प्रैक्टिस करता हूँ। थिएटर करना दरअसल ज़िंदगी को जानना है, अपनी ज़िंदगी को, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को, अपने समाज की धड़कन को। ये अलग बात है कि अपने हिंदी समाज में थिएटर करने वालों को नाटक नौटंकी वालों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। थिएटर एक करियर, टेलीविज़न या सिनेमा की ओर जाने का रास्ता, सीढ़ी किसी भी तरह से स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आत्मविस्तार, खुद को समृद्ध करने जैसी कुछ इच्छाएं होती हैं। मनुष्य में दो इच्छाएं कभी नहीं मरती मित्रों। एक तो आत्म विस्तार करने की इच्छा, सेल्फ इनोवेशन की इच्छा, अपने आप से डायलॉग करने की इच्छा, आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा, अपने आप को डिस्कवर करने की इच्छा, अपने आप को रीडिस्कवर करने की इच्छा, अपना विस्तार, अपना इंटरप्रिटेशन यानी अपनी व्याख्या, अपनी पुनर्व्याख्या, अपना एक्सटेंशन करने की इच्छा। हम जो होते हैं उसके अलावा हम जो नहीं हैं, जो होना चाह रहे हैं, जो हम होना चाहते हैं, जो हमारी फैंटेसी है, जो हमारा ख्वाब है, वो होने की इच्छा, थिएटर ये मुहैया कराता है। दूसरा, जो दूसरी इच्छा है जो मनुष्य में कभी नहीं मरती, वो ये कि जीवंत संवाद करने की इच्छा, एक दूसरे से डायलॉग करने की इच्छा। हम आपसे मिलना चाहते हैं, वर्चुअल तरीके से मिलना, आपसे बात करना एक विकल्प है, लेकिन ना तो हमारी चॉइस है ना तो आपकी चॉइस है। हम आपसे मिलना चाहते हैं। कितना अच्छा होता जब हम आपसे रूबरू हो रहे होते, मैं आपसे मुखातिब होता, रियल दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में नहीं। यानी जीवंत संवाद करने की इच्छा। ये जो दो इच्छाएं हैं, ये दरअसल थोड़ी बारीकी से सोचेंगे तो दूसरे कला माध्यमों, यहाँ मैं किसी चीयरलीडर या ब्रांड एम्बेसडर जैसा अपने मीडियम को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मेरा अनुभव है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये दो इच्छाओं की पूर्ति के लिए थिएटर एक रास्ता सुझाता है।
ये दरअसल जिस सेंसिटाइजेशन करने, कराने, होने की ज़रूरत है, ये उसकी बात है। थिएटर आपको, हमको एक मॉडर्न होने का अवसर देता है, या कंप्लीट होने के रास्ते पर ले चलता है। ज़रा सोचिए कि क्या आज का पुरुष या आज की महिला खुद को वर्साचे, लेवाइस, गुच्ची, डीजल, अरमानी, पेपे, टॉमी हिलफाइजर आदि आदि ब्रांड से जोड़े तो क्या वो उसका व्यक्तित्व पूरा हो जाता है? वो मॉडर्न हो जाते हैं? क्या ब्रांड किसी को कंप्लीट बनाते हैं? दरअसल अपने टाइम और स्पेस को जानना, अपने देश और काल को जानना, अपने समय और समाज को जानना मॉडर्न होना है। एक बात ज़रा सोचिए कि एक मॉडर्न होने के लिए, एक मॉडर्न मनुष्य होने के लिए, एक मॉडर्न पुरुष या स्त्री होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक आधुनिक मनुष्य क्या क्या जानेगा? अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता को, अपने इतिहास को, अपने भूगोल को जानेगा। एक आधुनिक मनुष्य को गांधी, टैगोर, मार्क्स, तुलसीदास, सूर, रहीम, रसखान, शेक्सपियर को जानना चाहिए। एक मॉडर्न मनुष्य बुद्ध को जानेगा, मोहम्मद साहब को जानेगा, कृष्ण को जानेगा, शंकराचार्य को जानेगा, स्पिनोजा को जानेगा, डिकार्ट को जानेगा, कांट को जानेगा, भारतीय दर्शन को जानेगा। एक मॉडर्न मनुष्य, आधुनिक मनुष्य टैगोर, माइकलएंजेलो, साल्वाडोर डाली, पिकासो, एम.एफ. हुसैन, सूजा, रजा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, इन सब को जानेगा। वो रे को भी जानेगा, आंद्रे वाजा को जानेगा, त्रुफों को जानेगा, यूरोपियन सिनेमा को जानेगा, वर्ल्ड सिनेमा को जानेगा, भारतीय सिनेमा को जानेगा, भारतीय संगीत को जानेगा, वो बेथोवन को जानेगा, बाख को जानेगा, बीटल को जानेगा, रविशंकर को, बिस्मिल्लाह खां को, भीमसेन जोशी को, कुमार गंधर्व को, भारतीय लोक संगीत को, भारतीय लोक नाट्य को, सबको जानेगा। ये बात यहीं पर इतने भर से पूरी नहीं होती। बात दरअसल ये है कि अपने आप को हमेशा स्मार्ट रखने की बात होती है, अपने आप को हमेशा अद्यतन रहने की बात होती है। ये नाम, कुछ नाम जो अभी आ गए मन में, वो नाम मैंने गिना दिए। कहने का मेरा आशय ये है कि हमें अपने टाइम, स्पेस, समय, पड़ोसी, हमारी चिंता, हमारे समय की चिंता, हमारे समय की साजिशों के बारे में सतर्कता,
सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फैसिज्म, इन सब को जानना होगा। दरअसल तभी तो हम एक मॉडर्न या आधुनिक मनुष्य कहलाएंगे। इसका बहुत ही खूबसूरत रास्ता थिएटर सुझाता है। जीवन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का ये मौलिक अधिकार है कि वो इसे ट्रेंड करे, संस्कारित करे और समृद्ध करे। मानसिक आत्मसंस्कार सभ्यता, सौंदर्य, वैज्ञानिक दृष्टि, समाज, इतिहास, परंपरा, सौंदर्य, विज्ञान, राजनीति आदि से मानसिक आत्मसंस्कार और उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। ये अवसर एक विश्व दृष्टि से कहते हैं कि एक वर्ल्ड विजन होने का, एक जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, जो मनुष्य को देखने का नज़रिया है, दुनिया के दुख को महसूस करने का जो नज़रिया है, वो थिएटर देता है। इसीलिए लोग थिएटर करते हैं या थिएटर देखते हैं। मनुष्य की मंजिल है कि वो अपना आत्मसंस्कार करे। एक ऐसी कला का ध्यान यथार्थ और समकालीन जीवन के प्रश्न और उनके अस्तित्व पर केंद्रित करे। ये स्पेस थिएटर में मिलता है, जहाँ सब कुछ वर्तमान में घट रहा होता है। आप कह सकते हैं कि थिएटर में एक छल है, एक झूठ है, लेकिन थिएटर थिएटर का छलावा एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित करता है। आखिर है क्या? परंपरा में, सभ्यता में सदियों से अगर इतिहास को खंगालेंगे तो भारतीय रंगमंच और पश्चिमी रंगमंच को देखेंगे तो आदिम युग से ही थिएटर हो रहा है। आखिर है क्या ये थिएटर? आप देखें तो या थोड़ा सोचें तो दरअसल ये हमारी स्मृतियों का, हमारी सामूहिक स्मृतियों का, यानी कलेक्टिव मेमोरीज और सपनों की बात करता है। जैसी दुनिया हम चाहते हैं उसकी बात करता है। एक सामूहिक चेतना की बात करता है। शेयरिंग ऑफ ड्रीम्स, जॉय, सॉरो, ग्रीफ, प्लेजर, इन सब के जरिए की बात, मनुष्यों तक बात थिएटर पहुंचाने की चेष्टा करता है और ये सदियों से कामयाब रहा है। उसकी निरंतरता के पीछे यही वजह है। और तमाम खतरों के बाद आप जानते हैं कि हर तरह के खतरे आए। जब सिनेमा आया तो, जब टेलीविज़न आया तो, जब आतंकित कर देने वाली शक्ल में जब सोशल मीडिया आया तो,
लेकिन थिएटर को होने के लिए तीन ही चीज़ तो चाहिए: एक्टर, ऑडियंस, स्पेस। दर्शकों की भागीदारी इसमें क्यों महत्वपूर्ण है? आप देखें, जब दर्शक नाटक में, रंगमंच में आता है तो वो कल्पनाशील होता है। नाटक का दर्शक कल्पनाशील होता है, वो खुद इमेजिन करता है। सामूहिक भागीदारी होती है। एक समूह को थिएटर, अभिनेता और दर्शकों के बीच में जो संवाद होता है वो कई बार मुखर और अक्सर मौन रह के इतना जीवंत होता है कि दोनों एक दूसरे की धड़कन को, एक दूसरे की सांस को महसूस करते हैं। एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव माइंड, कलेक्टिव हार्ट को संबोधित करने की वजह से ही हम सब थिएटर की ओर जाते हैं या जाना चाहिए, क्योंकि यह सहकर्मियों के आधार पर डेवलप होता है। थिएटर किसी निर्जन द्वीप में रहकर नहीं हो सकता, अकेले नहीं हो सकता। आपको अपना समाज चाहिए। थिएटर मनुष्य देखता है, मनुष्यता देखता है, इंसानियत पहले। थिएटर के लोगों की जो फिलॉसफी होती है, सबसे पहले इंसानियत, सबसे आखिर में इंसानियत है, बीच में एक दूसरे का दुख, सुख, आनंद, खुशी, चिंता, फिक्र आदि शामिल होते हैं। यानी जो एक केयरिंग और शेयरिंग का रिश्ता है, उसके अलावा दर्शकों से और कुछ नहीं बनता। किसी रिलीजन की गुंजाइश, यानी रूढ़ के, क्लिशे के अर्थों में रिलीजन को मैं कह रहा हूँ, नाटक में नहीं है। वहाँ ऐसा कोई विचार नहीं है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि सब कुछ साझा होता है। मैंने आपसे शुरुआत में या लगातार जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो साझेदारी की बात होती है, वो जब दुख साझा कर लिया, सुख साझा कर लिया, खुशी, आनंद, तमाम संवेदनाएं और तमाम इमोशंस, उसके बाद कुछ बच जाता है क्या? थिएटर कम्युनिटी अपने आप में एक स्वतंत्र कम्युनिटी है, जहाँ एंट्री के पहले किसी का नाम पूछने की परंपरा नहीं है। नाम उस अर्थ में जब आप नाम पूछ के किसी के धर्म, जाति या उसके शहर का अंदाज़ा या उसके बैकग्राउंड का अंदाज़ा लगाते हैं, उस तरह से नहीं पूछा जाता, सिर्फ परिचय भर का। अब इस चीज को काट देने के लिए, इस दूरी को बनाने के लिए, बीच में खाई पैदा करने के लिए तमाम तरह की साजिशें, चौतरफा साजिशें, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल,
और कुछ हद तक कल्चरल भी कोशिशें हो रही हैं। चाहे वो एक ख़ास तरह के लोगों को, एक ख़ास तरह के बिलीफ के लोगों को काटने वाली बात हो या थोपने वाली बात हो या उन पर कोई चीज़ आरोपित करने वाली बात हो, ऐसे में सारे कला माध्यम इस संकट से जूझ रहे हैं। तो थिएटर भी जूझ रहा है। यह कई रूपों में आया है। सबसे ताज़ा तो आप देख रहे होंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण और कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद ने जिस तरह का लालचीपन मनुष्य में पैदा किया है, ये संकट थिएटर सोसाइटी के लिए बहुत घातक है। पहले की सोसाइटी एक इकोनॉमिक और मेंटल स्पेस दिया करता था। अब कंज्यूमरिज्म का एक अलग ढंग का दबाव है। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है या थिएटर करने वालों की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये माध्यम उन्होंने अपनी चॉइस से चुना है। समाज, परिस्थितियाँ, राजनीति, राजनीतिज्ञ, माइंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितना भी घटिया हो जाए, कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन अगर आप थिएटर से प्रेम करते हैं तो दरअसल यही आपका सोशल कंसर्न है, सामाजिक सरोकार आपका यही है। इन सब के बीच अगर आप को थिएटर को प्रमोट करते हैं, थिएटर को चाहते हैं, थिएटर को करते हैं, तो अब इसमें एक दायित्व ये भी आता है कि रंगकर्मी को खुद को अपनी ज़रूरत समाज को बतानी होगी। मैंने आपसे इसके पहले कहा कि एक केयरिंग और शेयरिंग का जो रिश्ता है उसे हमेशा रेखांकित करना होगा। हमेशा समाज की नब्ज़ पर हाथ रखना होगा, उसकी तकलीफ़ पर फाहा रखना होगा और ये महसूस करना होगा कि इसके लहू में, समाज की मांसपेशियों में, इसकी हड्डियों में कौन सा दर्द दौड़ रहा है, उसकी पहचान और उसे पूरी राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक बिरादरी के सामने उसे रखने की कोशिश, उसे एक्सपोज करने की कोशिश, ये रंगकर्मियों का दायित्व है। अब इस बात के दूसरे हिस्से में दर्शकों की भूमिका, कि हम किस तरह के दर्शक हैं, हमें किस तरह का दर्शक बनाया जा रहा है और हमें किस तरह के मनोविज्ञान में और किस तरह की मनोभूमि हमारी बनाई जा रही है या मैन्युफैक्चर की जा रही है, उस तरह कुछ बातें। आप में से बहुत लोग, अधिकांश लोग, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का ये जलसा है या ये मिलना जुलना है कि जर्मन लेखक, बड़े कवि जे वॉल्फ गैंग वॉन गॉथे को जानते होंगे। वो 1749 में जन्म लिए और सन 1832 तक वो जिए। एक बहुत बड़ी क्रिएटिव हाइट
से लैस उनकी एक कविता है, लंबी कविता है, फाउस्ट या फास्ट, जो उन्होंने 1808 से 1832 के दरमियान लिखी। उसमें एक मिथक का जिक्र मिलता है, जिसका आधार बनाकर मार्लोव ने डॉक्टर फास्टस नाम का नाटक लिखा। नाटक में यह है कि फास्टस से शैतान ने कहा कि उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सारी शक्ति, सारा सुख, संपन्नता मिल जाएगा। शैतान ने सौदा किया कि ठीक है कि तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारा सुख, सारा वैभव जो आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं अपना एक नौकर मेफिस्टोफिलीस को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ कि ये तुम्हें सब कुछ लाकर दे देगा, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क में ले जाऊंगा। डॉक्टर फास्टस ने शर्त मान ली, लेकिन जब मौत आई, जब मृत्यु बहुत नज़दीक उसके पहुंची, तो बहुत गहरे दुख और अवसाद में डूब गया कि इतना सुख, ज्ञान, वैभव का क्या लाभ जब आत्मा ही नरक में जा रही है। तो दोस्तों, मनोरंजन के बादशाहों, खेलकूद के सम्राटों और हमारे आपके बेडरूम तक घातक और रहस्यमय हस्तक्षेप रखने वाले टेलीविज़न के मास्टरमाइंड ने अपने जादुई उपक्रमों से हमारी और बुद्धि को, हमारी आपकी बुद्धि को, दृष्टि को चुरा लिया है, उसका अपहरण कर लिया है। अब पता नहीं आत्मा नर्क जैसी कोई चीज़ है, दोज़ख या जन्नत, स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ है कि नहीं। आत्मा नर्क में जाएगी या नहीं, मृत्यु के समय हम में से कोई दुखी होगा या नहीं, लेकिन ये सब बेचारे दर्शक, हम सब बेचारे दर्शक, सिनेमैटिक फैंटेसी, टीवी के रियलिटी और जो क्रूएलिटी शोज के टूल्स बने हुए हैं, गिनी पिग बने हुए हैं। दर्शकों की इसी भूमिका को आप IPL या OTT प्लेटफॉर्म्स, टेलीविज़न के रियलिटी शोज़, न्यूज़ चैनल्स के समाचार पैकेजेस में देख सकते हैं। अब जो हम लोग दर्शक हैं ना, ये सिर्फ तालियां बजाने और सफलता का सर्टिफिकेट देने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले कारक, अब ये जो दर्शक हैं अब पूरी तरह से एक, जिसे कहते हैं कि वो एक थर्ड किड बनकर हू करता तालियां बजा रहा है, उछल रहा है, यानी कभी उसकी बारी आएगी, उसे दूध मिलेगा। यानी फर्स्ट किड को दूध पीने के लिए मिल गया माँ को, दूसरे किड को भी माँ का दूसरा स्तन मिल गया, तीसरा किड, तीसरा बच्चा, तीसरा बालक, बालिका जो तमाशबीन बना हुआ है और
एक वो अपनी भूमिका तय नहीं कर पा रहा है। जो एक टेलीविज़न के शोज़ ने बहुत क्रुएल्टी के साथ हम सबको थर्ड किड में बदल दिया है। हम सब सोचते हैं कि हमारी बारी आएगी और हमें भी दूध मिलेगा फीडिंग के लिए, लेकिन मनोरंजन की दुनिया के प्रोड्यूसर्स और परफॉर्मर्स के बाद किसी तीसरे के लिए क्या कुछ बचेगा क्या? अगर बचेगा भी तो शायद कुछ फैंटेसी, कुछ झूठे सपने, तमाम तरह के मॉडल्स, सिनेमा के एक्टर्स जो इन सब जगहों पे सक्रिय हैं, और इन कलाकारों या चैनल चलाने वालों के बाद किसी के लिए कुछ बचता है क्या? आप अगर सोचें तो एक तरह की अजीब सी एक पैसिव रिसेप्टिविटी है, निष्क्रिय ग्राह्यता जिसे कहते हैं, वो हमारे मन और शरीर का हिस्सा बन रही है। एक अलग ढंग का एक इंजर्ड माइंड तैयार किया जा रहा है। अब एक घातक तरह से जिन चीज़ों से हमें देखकर हम हिल जाया करते थे और हमें परेशानी होती थी, हम कई कई रात कई कई दिन सो नहीं पाते थे, अब वैसी हिंसा और सेक्स की छवियाँ, पारिवारिक तनाव की हज़ारों इमेजेस एक साथ आ रही हैं और हमें सब कुछ सहज लग रहा है। यहाँ तक कि बच्चों को ये एबनॉर्मल चीज़ नॉर्मल लग रही है और वो सब टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर सम्मोहित हो रहे हैं। इस तरह से बन रहे और दिमाग और सम्मोहन के बीच क्या कोई सवाल उठता है क्या? बहुत सारा गलत और असामाजिक घट चुका है, तो जो ये अल्प समय का स्मॉल टाइम रिवोल्ट होता है, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ खत्म, क्योंकि उस रिवोल्ट की जो अवधि है बहुत छोटी अवधि की है, स्मॉल टाइम। हर तरफ देखें तो आप रेडियो पर एफएम चैनल्स की भीड़ है, आर्थिक कामयाबी के औजार हैं। दरअसल समाज से लोगों का जो केयरिंग और शेयरिंग का जो रिश्ता है उसे ही काट दिया जा रहा है। अब से कुछ साल पहले मीना कुमारी, मधुबाला, आशा पारेख, गुरदत्त, ऋतिक घटक, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, देवानंद या बाजार की पहचान करने वाले राज कपूर भी क्या होते इस समय, तो क्रिकेट को या आईपीएल जैसे आयोजनों को खरीदेते और बेचते, तब हिंदुस्तानी दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया होती जो आज है। दौलत के उस्ताद लोग उसी गतिविधि में पूंजी लगाते हैं जहां दर्शक को इस्तेमाल कर सकें, जहां दर्शक सामाजिक की भूमिका में होगा, हस्तक्षेप की भूमिका में होगा, वहाँ कोई कारपोरेट या ये मैंने कहा कि दौलत के उस्ताद लोग वहाँ पर पूंजी नहीं लगाते, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये उनके एंटरटेनमेंट पैकेजिंग का हिस्सा ही नहीं है। इसीलिए थिएटर में कोई कारपोरेट नहीं आता, इसका अपना कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। थिएटर अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है, जहां दर्शक
मंचीय पूरे व्यापार में भावनात्मक रूप से जुड़ने के बावजूद एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, प्रोएक्टिव रहता है। जहाँ प्रेक्षक, दर्शक, रसिक, वो सब कुछ एक साथ है। बेशक थिएटर एक केंद्रिक अनुभव है और हर चीज़ से जुड़ने और दूर होने की क्षमता रखता है। वो अपने अनुभवों के साथ, अपनी अनुभूतियों के साथ भागीदारी करने के साथ सचेत भी रहता है। कुछ बहुप्रचारित और सांस्कृतिक आज़ादी के सामाजिक, पॉलिटिकल या सोशल गेम शो में अपनी पसंद का मनोरंजन चुनने का विकल्प नहीं है। विकल्प है तो बहुत सीमित। घर के टेलीविज़न के सामने आप रिमोट के सामने बैठते हैं तो आप जो बॉक्स ऑफिस के सामने आप अपनी आज़ादी को सौंप देते हैं। आप टेलीविज़न के सामने एक दर्शक की तरह बैठते हैं, लेकिन जब आप टेलीविज़न देखकर उठ रहे होते हैं तो आप एक आज्ञाकारी उपभोक्ता के रूप में बदल चुके होते हैं। पता नहीं कि इस एंटरटेनमेंट के मायने, उसका फ्रेमवर्क, उसका दायरा, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर कभी बदलेगा नहीं या बदलेगा। किसके स्वप्न, संकल्प, संघर्ष की यह व्यक्ति कौन सा एंटरटेनमेंट मीडियम कर रहा है? ये स्वप्न जो निर्मित किए जा रहे हैं वो कितने मौलिक हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एक कमर्शियल ब्रेक ग्लोबल मार्केटिंग में जो यूज एंड थ्रो का दर्शन है उससे जोड़ देता है आपको। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि बाजी जायत फाल, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़, तमाशा मेरे आगे। यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक तमाशा, खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दुनिया का हर काम मेरे लिए महज बच्चों का खेल है। दृश्यों और छवियों को बेचने वाले इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दुनिया को अर्थ देने वाला इंसान सामाजिक दर्शक सिर्फ तमाशा देखता रहता है। अगर समय हो तो एक आपसे कविता और एक घटना साझा करने का मन है, वो मैं आपसे सुनाऊं, आपसे शेयर करूं। मेरे ख्याल से 10 मिनट का समय और दीजिए तो एक बर्टोल्ट ब्रेस्ट की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ और एक छोटी सी घटना से अपनी बात ख़त्म करूँगा। कविता मुझे याद नहीं इसलिए मैं देख के पढ़ूँगा। कविता का शीर्षक है दिखाने को दिखाना ज़रूरी है। दिखाओ कि तुम दिखा रहे हो,
ये एक थिएटर वालों के लिए, रंगकर्मियों के लिए, थिएटर प्रैक्टिस करने वालों के लिए ब्रेस्ट ने ये कविता लिखी है। दिखाने को दिखाना ज़रूरी है। दिखाओ कि तुम दिखा रहे हो उन तमाम विविध अंदाज़ों में जिन्हें तुम तब दिखाते हो जब ये दिखाना होता है कि लोग कैसे अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। दिखाने का अंदाज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। हर अंदाज के पीछे दिखाने का अंदाज मौजूद होना चाहिए। ये इस तरह होगा, ये दिखाने से पहले कि कैसे कोई आदमी किसी को धोखा देता है या ईर्ष्या से भर उठता है या कोई सौदा पक्का करता है। पहले दर्शकों की तरफ देखो, गोया तुम कहना चाहते हो। अब ज़रा गौर करें कि आदमी किसी को धोखा दे रहा है और इस तरह से दे रहा है जब वो ईर्ष्या से भर उठता है तो ऐसा दिखता है, और जब सौदा तय करता है तो ऐसा करता है। इस तरह तुम्हारे दिखावे में दिखाने का अंदाज आएगा। जो भी बनकर तैयार किया गया है, जो भी बनाकर तैयार किया गया है, उसे पेश करने का, पूरा करने का और लगातार आगे बढ़ने का अंदाज। सो दिखाओ कि जो तुम दिखाते हो वो ऐसा है कि जिसे रोज़ ही दिखाते हो और पहले भी अक्सर दिखा चुके हो, और तुम्हारा नाटक किसी बुनकर के बुनाई करने सरीखा, किसी शिल्पकार की कृति सरीखा होगा। और जो चीज़ दिखाने से जुड़ी है, जैसा कि देखने को ज़्यादा आसान बनाने में तुम्हारी लगातार दिलचस्पी, हर प्रसंग को हमेशा बेहतरीन ढंग से दिखाने की पूरी कोशिश, उसे भी तुम्हें प्रकट करना चाहिए। तब ये सब धोखा देना और सौदा करना और ईर्ष्या से भर उठना रोज़मर्रा के कार्य व्यापार का स्वभाव लिए हुए होगा। मसलन खाना खाने, सुबह नमस्कार करने और अपना काम करने सरीखा। आखिर तुम काम ही तो कर रहे हो ना, और मंच पर अपनी भूमिकाओं के पीछे तुम्हें खुद भी अदा करने वालों के रूप में दिखते रहना होगा, दिखाते रहना होगा। इस कविता का अनुवाद किया था मंगलेश डबराल ने, और आखिर में एक घटना आपसे शेयर करूं। ये आपसे बताने का जी चाहता है। जब वियतनाम युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन के लोग खुद को अलग थलग, उदासीन और कटे हुए अनुभव कर रहे थे। उन दिनों पीटर ब्रूक, आप पीटर ब्रूक का नाम जानते होंगे, महाभारत नाटक के लिए वो दुनिया भर में चर्चित रहे हैं और दुनिया के विश्वविख्यात नाट्य निर्देशकों में से एक हैं वो। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों के लिए एक नाटक दिखाया, बिना किसी उद्देश्य को जाहिर किए। नाटक में एक दृश्य आता है, एकदम चुपचाप और खामोशी के साथ। नाटक के आखिर में एक पात्र आता है और एक बॉक्स, एक डिब्बा खोलता है। उस बॉक्स में से अचानक ढेरों रंग बिरंगी खूबसूरत तितलियाँ पूरे प्रेक्षागृह में इधर उधर उड़ने लगती हैं। पूरे ऑडिटोरियम में दर्शकों के आसपास उड़ने लगती हैं। तभी अचानक वो अभिनेता एक तितली को पकड़ता है। इसके पहले जो रंग बिरंगी तितलियों के उड़ने से और पूरे ऑडिटोरियम में भर जाने से जो दर्शकों में हंसी खुशी का माहौल रहता है वो बदल जाता है। सब खामोश हो जाते हैं, जरा भी आवाज़ नहीं। एक
वो अभिनेता दूसरी जेब से एक लाइटर निकालता है, उसको जलाता है, धीरे धीरे तितली के नज़दीक ले आता है और जलाना शुरू करता है। तितली जलकर मर जाती है। नाटक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लोग चुपचाप खामोशी के साथ बाहर चले जाते हैं। कई प्रदर्शनों में, कई सारे शोज में इस बात को दोहराया जाता है। लेकिन एक दिन वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। जब ये दृश्य चल रहा था तो एक दर्शकों के बीच से एक महिला अचानक तेजी से उठी और भागते हुए मंच पर आई और तितली को उस अभिनेता के हाथ से आज़ाद करते हुए लाइटर को दूर फेंक दिया, जलते हुए लाइटर को दूर फेंक दिया और दर्शकों की ओर मुखातिब होकर बोला उसने कि देखा, खराब से खराब हालत में भी कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। दोस्तों, थिएटर की भाषा, उसकी संवेदनशीलता को लेकर इस घटना के कई मायने हैं, लेकिन उस महिला का लाइटर की ओर तितली को बचा लेने की पहल एक रोशनी की लकीर खींच देना नहीं है। इस बेरुखे, बेसुरे और बेजान होते जा रहे समय में कितना अच्छा हो कि हम सब उस जलती हुई तितली को बचा लेने जैसा कोई रोशनी की लकीर खींच दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।